Yes, ma'am. Okay, our today's topic is administrative organization of a hospital. Then, what is administration? Do you know about that? हाँ जी, मैम हिंदी में एडमिनिस्ट्रेशन, इसको प्रबंधन बोलते हैं मैम। हाँ प्रबंधन बोलते हैं। ओके, प्रबंधन से हमें क्या पता है कि जो प्रबंध करता है, सारा कुछ मैनेज करता है। प्रबंध करना मतलब मैनेज करना। अब यस देखो, ये मैम। जो डायरेक्टर्स यस मैम। सुपरिंटेंडेंट्स होते हैं, ये वर्क करते हैं अंडर, देखो ये देखो डायरेक्टर्स आपको एक स्कीम में नजर आ रहे हैं। ये देखो स्कीम, देखो स्टूडेंट्स, है ना। ये जो डायरेक्टर यस मैम। और सुपरिंटेंडेंट्स हैं, ये वर्क करते हैं अंडर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एंड गवर्निंग काउंसिल। और ये जो गवर्निंग काउंसिल एंड बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, ये इनको किसने ऑर्गेनाइज किया होता है? कौन ऑर्गेनाइज करता है इनको? गवर्नमेंट या फिर कोई कॉरपोरेशन हो सकती है, जो इनको आगे डायरेक्ट करता है कि यू हैव टू, एक कोई डायरेक्टर या सुपरिंटेंडेंट जो है, आपको एक इलेक्ट करना है, चुनना है, जो आगे क्या करेगा, कार्यभार संभालेगा। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में देखिए, ये देखो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो होता है, इसमें एक मेन एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जिसको गवर्निंग बॉडी जो है या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो है उसको चुनते हैं। वो क्या करता है, जो भी पॉलिसीज बनाई होती है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने या गवर्निंग बॉडी ने, जो भी पॉलिसीज बनाई होती हैं, उन पॉलिसीज को फॉलो अप में हेल्पफुल है, उनको फॉलो अप करवाने में हेल्पफुल है। ये कैसे आगे करवाएगा, पूरा फ्रेमवर्क कैसे बनाएगा ये पॉलिसीज का, कि जो सारा का सारा स्टाफ है उसको बहुत अच्छे से फॉलो करे, जिससे कि एक बढ़िया ढंग से पेशेंट की केयर हो सके। ठीक है, ये देखो, ये जो सेकंड पैराग्राफ है, द मेन फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर इज इन नट शेल इज टू एनफोर्स द पॉलिसीज फ्रेम्ड, जो भी पॉलिसीज फ्रेम की हैं उनको इन्फोर्स करना है, उनको चलाना है, एक मतलब सख्तियाई से, एक कानूनी वे में उसको चलाना है। एंड लेड डाउन बाय द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, जो किसने फ्रेम की है या लेड की है, बाय द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और द गवर्निंग बॉडी फॉर द डे टू डे वर्किंग ऑफ द हॉस्पिटल. In addition to this, he must play an active role in community public relations, as well as liaison between medical staff and the board of trustees or the governing body, as the case may be. अब ये क्या है, ये एक सोर्स है। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का जो मेंबर है, एडमिनिस्ट्रेटर, जो एक इलेक्ट किया है, मेन जिसको पावर दी है कि तूने अब ये सारी की सारी पॉलिसी जो है वो चलानी है, जिससे कि हॉस्पिटल का काम जो है वो चलता रहे बिना रुकावट की। तो वो जो पर्सन है वो क्या है, उसका एक एक्टिव रोल है इन कम्युनिटी पब्लिक रिलेशंस, ठीक है, पब्लिक के साथ रिलेशन में। और ये एक सेंटर है बिटवीन द मेडिकल स्टाफ, है ना, जो मेडिकल स्टाफ की जो जो बातें हैं उनको आगे पहुंचाता है गवर्निंग बॉडीज तक। ठीक है, जो मेन गवर्निंग बॉडीज है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है, या बोर्ड ऑफ ट्रस्टी से जो जो कुछ चेंजेस आते हैं उनको कैसे अमेंडमेंट्स, वो जो चेंजेस हैं उनको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, वो सारा वो कहाँ तक पहुंचाता है, मेडिकल स्टाफ तक। तो इसीलिए वो एक रिलेशन है बिटवीन मेडिकल स्टाफ एंड बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। अब मेडिकल स्टाफ हमने पढ़ा, मेडिकल स्टाफ में हमने पढ़ा कि इनकी 4 टाइप्स में डिवाइडेड है ये मेडिकल स्टाफ जो है। ये 4 टाइप्स क्या हैं, लेट मी टेल यू। हाँ जी बच्चों, याद है आपको क्या है ये 4 टाइप्स मेडिकल स्टाफ की? यस मैम। एक होता है रेजिडेंशियल मेडिकल स्टाफ, देन सेकंड इज एसोसिएट मेडिकल स्टाफ, देन कंसल्टिंग मेडिकल स्टाफ एंड ऑनरी मेडिकल स्टाफ। होनरी। रेजिडेंशियल मेडिकल स्टाफ जो होता है,
ये जो होता है इसमें जो फिजिशियन होते हैं वो 24 आवर्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। हॉस्पिटल में 24 घंटे ये वहाँ पे अवेलेबल होता है ये स्टाफ। ऐसे स्टाफ को हम कहते हैं रेजिडेंशियल मेडिकल स्टाफ। सेकेंड इज द एसोसिएट मेडिकल स्टाफ। These are the practitioners that are appointed and assigned to the various services in the same manner as members of active medical staff. अब ये क्या होते हैं, ये मेंबर्स जो होते हैं ये एसोसिएटेड मेडिकल स्टाफ होता है। ये प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं, जो थोड़ा अपनी ट्रेनिंग इंटर्नशिप भी ले रहे होते हैं और इनका जो ट्रेनिंग पीरियड भी चल रहा होता है ना, ये वो प्रैक्टिशनर्स आ जाते हैं। इनमें इन्होंने ये वर्क करते हैं अंडर अ कंसल्टिंग मेडिकल स्टाफ। ये देखो थर्ड कैटेगरी है ना, कंसल्टिंग मेडिकल स्टाफ। ये कंसल्ट करता है, ये जो मेडिकल स्टाफ होता है इसमें जो फिजिशियन होता है ये एसोसिएटेड मेडिकल स्टाफ जो इनके अंडर वर्क कर रहा होता है या इनके साथ वर्क कर रहा होता है उसको गाइड करता है। आपने देखा है कभी आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ एक कमरे में 2 डॉक्टर्स बैठे होते हैं, उनमें से एक डॉक्टर जो होता है कंसल्टेंट होता है ना, वो क्या होता है स्पेशलिस्ट होता है, और दूसरा जो उसके साथ बैठा होता है वो एसोसिएट मेडिकल फिजिशियन होता है, प्रैक्टिशनर होता है जो उसके अंडर काम सीख रहा होता है। ठीक है, मेडिकल जो भी है वर्क कैसे होना है क्या होना है तो वो उससे सीख रहा होता है। तो वो हो गया ये थर्ड कैटेगरी होगी कंसल्टिंग मेडिकल स्टाफ। देन इज द ऑनरी मेडिकल स्टाफ। ऑनरी मेडिकल स्टाफ में ऑनर वर्ड ये जो लगा हुआ है ना, इट मीन्स कुछ देखो जो डायरेक्टर की पोस्ट पे रहते हैं डॉक्टर्स है ना, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर इन पोस्ट पे रहते हैं, जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं उसके बाद उनके साथ ये नाम जुड़ जाता है एमेरिटस फिजिशियन। इमेरिटस फिजिशियन। तो ये फिजिशियन जो है जो हॉस्पिटल है कोई भी हॉस्पिटल है उसको कभी भी ये विजिट कर सकते हैं या फिर हॉस्पिटल वाले कभी भी इनको बुला सकते हैं जब भी ज़रूरत पड़े, और ये अपनी सर्विसेज पार्ट टाइम सर्विसेज जो हैं वो कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, पार्ट टाइम कंसल्टिंग सर्विसेज। कंसल्टेंट मेडिकल स्टाफ, देखो इतनी सारी डॉक्टर्स की टीम है, फिजिशियंस की टीम है, उसमें कंसल्टिंग मेडिकल स्टाफ क्या है, जो बिल्कुल ट्रेंड है, जो अपनी सारी ट्रेनिंग्स ले चुका है डॉक्टर, वो उसने स्पेशलिटी भी अपने फील्ड में ले ली है, एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलिटी ले ली है। अब वो पूरा का पूरा मतलब इतना उसने सीख लिया है कि अब वो उसके अंडर जो है ट्रेनी होते हैं, ट्रेनी डॉक्टर्स होते हैं जो उससे सीखते हैं। हेलो, समझ पा रहे हो ना बच्चों? हेलो, यस मैम। हाँ जी। तो वो बच्चे जो हैं जिन्हें हम एसोसिएट मेडिकल स्टाफ कहते हैं है ना, वो मतलब प्रैक्टिशनर्स बोलते हैं जिनको, वो इन कंसल्टेंट्स के अंडर इनकी सुपरविजन के अंडर काम करते हैं। और जो रिटायर्ड होते हैं कंसल्टेंट्स, ये जो कंसल्टिंग मेडिकल स्टाफ जो रिटायर्ड हो गया वो ऑनरी मेडिकल स्टाफ में आ जाता है। ये मतलब कभी भी हॉस्पिटल वाले इनको बुला लेते हैं फॉर पार्ट टाइम कंसल्टेशन। समझ लगी बात? उसके बाद ये जो हमने क्लासेस पढ़ी फिजिशियंस की, मेडिकल स्टाफ की, ये देखो इनकी फर्दर सब डिविजन्स हैं, मेडिसिन डिवीजन है और सर्जरी डिवीजन। मेडिसिन डिवीजन में आ जाते हैं इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट आ जाते हैं, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी, देन नेफ्रोलॉजी, पल्मोनरी डिजीजेस, ये अलग अलग स्पेशलिस्ट बताए हुए हैं जो मेडिसिन डिवीजन के अंडर आते हैं। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। देन एलर्जी के स्पेशलिस्ट, स्किन एंड वेनरल डिजीजेस के, देन एंडोक्राइनोलॉजी, गेरियाट्रिक्स, देन इम्यूनोलॉजी, पीडियाट्रिक्स। उसके बाद सेकंड कैटेगरी इज सर्जरी डिवीजन। सर्जरी डिवीजन में आ जाते हैं जनरल सर्जरी जो है ना, देन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी। ये टर्म्स आपको अब क्लियर है, बताने की जरूरत तो नहीं, जहां लगे जो टर्म समझ नहीं आ रही है वो आप पूछ लेना। देन ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मिक टर्म इज यूज फॉर
हाँ जी, कौन बताएगा? किंशुक, किंशुक। यस मैम। हाँ जी, आप बताओ क्या होता है ऑप्थेल्मोलॉजी? ऑप्थेल्मोलॉजी मैम, हाँ जी, ये तो ध्यान नहीं है। हाँ मैम रिलेटेड टू ईयर, नोज एंड नो थ्रोट। ईयर नहीं आएगा इसमें। ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन सुने हैं आपने, स्यूटिक्स में पढ़े हैं? यस मैम, आईज। यस हाँ मैम, हाँ जी, तो ये आईज मैम। आईज, हाँ आईज स्पेशलिस्ट होते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में जो आते हैं। देन ओटो, ओटो इज रिलेटेड टू ईयर, ऑप्थेल्मो इज रिलेटेड टू आईज। आईज। ओके, लेरिंग्स इज रिलेटेड टू थ्रोट। यस मैम। ठीक है, डेंटल एंड ओरल सर्जरी। देन नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, किडनीज, किडनी से रिलेटेड। ठीक है, किडनी हॉस्पिटल हमने पढ़े थे ना सर्जरी हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन में। नेफ्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ किडनी डिजीजेज, सारा वो यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है। देन न्यूरोलॉजिक सर्जरी, देन कार्डियोथोरेसिक, देन प्लास्टिक सर्जरी, एनेस्थेटिक्स, तो ये सब आ जाते हैं। तो हमने कौन कौन सी 4 मेडिकल स्टाफ पढ़े? हाँ जी बताओ जल्दी से, 4 मेडिकल स्टाफ कौन कौन से पढ़े हैं? मैम एसोसिएटेड रेजिडेंशियल मेडिकल स्टाफ जो रेजिडेंशियल। यस मैम। 24/7 मैम आवर एसोसिएटेड सर्विस प्रोवाइड करता है। नंबर 2 यस मैम, ऑन रेलिंग। मैम एसोसिएट एसोसिएट। यस मैम। हाँ मेडिकल स्टाफ जिसमें कि प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स होते हैं, कंसल्टिंग यस मैम, मेडिकल कंसल्टिंग। स्टाफ जिनके यस अंडर एसोसिएट मेडिकल स्टाफ ऑनरेडी यस वर्क सीखता है। देन ऑनरी मेडिकल स्टाफ जो कि रिटायर्ड कंसल्टिंग मेडिकल स्टाफ होता है ना, जिसको पार्ट टाइम कभी भी हॉस्पिटल जो है ऑनरेबल सर्विस के अकॉर्डिंग बुला सकता है, उसकी सर्विस जो भी उसने दी। देन नेक्स्ट इज एसोसिएटेड मेडिकल सर्विसेज विद मेडिकल पर्संस एज द चीफ। अब क्या है ये एसोसिएटेड मेडिकल सर्विसेज? जो पेशेंट केयर में यूज होती हैं फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोसिस एज वेल एज ट्रीटमेंट। नंबर 1 फर्स्ट सर्विस इज पैथोलॉजी एंड क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री सर्विसेज। इसमें क्या करते हैं? हाँ जी, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्टिव सर्विस है वेयर इन मेडिकल टेस्ट, यस मैम। रूटीन टेस्ट, ब्लड, यूरिन, स्पूटम, फेसेस, है ना, फॉर द प्रेजेंस ऑफ अगर कोई भी पैथोजेनिक इन्फेक्शन या कोई एबनॉर्मेलिटी इन जो बायोकेमिकल पैरामीटर्स हैं लाइक शुगर, यूरिया एटसेट्रा, है ना, ऐसा कुछ अगर है तब ये टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। एंड जो हेड होता है इस डिपार्टमेंट का, जो ये सर्विस हेड ऑफ द सर्विसेज, वो कौन होता है? एक मेडिकल पर्सन ही होता है, मतलब एक फिजिशियन ही होता है दैट इज क्वालिफाइड इन द ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी मेडिसिन। जो किस में क्वालिफाइड होता है? इन द ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी और मेडिसिन। ओके, नेक्स्ट इज रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी इज रिलेटेड टू, हाँ जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैम रेडिएशंस, यस मैम। है ना। इसमें क्या किया जाता है कि रेडिएंट एनर्जी की को यूज करके, अप्लाई करके किसी भी पर्टिकुलर डिजीज का डायग्नोज या फिर ट्रीटमेंट किया जाता है। पहले डायग्नोसिस किया जाता है, देन ट्रीटमेंट किया जाता है। इस डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो एमडी रेडियोलॉजी होता है। जो इसका हेड होता है डिपार्टमेंट का वो कौन होता है? एमडी रेडियोलॉजी होता है। देन ये क्या क्या काम है इस? द डिपार्टमेंट जनरली कंसिस्ट ऑफ फिजिशियंस हु आर ट्रेन्ड एज रेडियोलॉजिस्ट। इस डिपार्टमेंट के जो जो फिजिशियन है वो क्या क्या हो सकते हैं, किसमें ट्रेंड होते हैं? वो रेडियोलॉजिस्ट हो सकते हैं, फिजिशिस्ट, टेक्नीशियंस हो सकते हैं, रेडियोथेरापिस्ट हो सकते हैं, आइसोटोप फार्मासिस्ट हो सकते हैं, नर्सेज, असिस्टेंट्स एंड सेक्रेटरियल पर्सन हो सकते हैं। और ये क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या हम करवा सकते हैं रेडियोलॉजी का यूज करके? जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं वो कौन कौन से करवा सकते हैं? सोनोग्राफी, देन कंप्यूटर एडेड टोमोग्राफी, स्कैनिंग, देन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई, ये सारे टेस्ट हैं, ये डायग्नोसिस के लिए यूज होते हैं कोई भी
जो डिजीज हैं। अब ब्लड बैंक, ब्लड बैंक ये देखो जैसे कि रेड क्रॉस सोसाइटी, कुछ ऐसी सोसाइटीज हैं जो एक्टिवली अपना रोल प्ले करती हैं इन द कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। ठीक है, कभी भी इमरजेंसी पड़ने पे जब जहाँ भी ब्लड या फिर ब्लड Yes, ma'am. प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है उनकी प्रोविजन करवाती हैं। फोर्थ इज मेडिकल सोशल सर्विस डिपार्टमेंट। मेडिकल सोशल सर्विस डिपार्टमेंट्स जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे कोई इम्यूनाइजेशन सेंटर है जहाँ पे नर्सेज या कोई मैटरनिटी वार्ड है ना, वहाँ पे एक स्पेशलिस्ट मेडिकल फिजिशियन की ड्यूटी लगती है। वहाँ पे एक फिजिशियन होते हैं वहाँ पे। वो फिजिशियन जो होते हैं वो मेडिकल स्टाफ का मेंबर होता है और सोशल सर्विसेज वो प्रोवाइड करवाता है अपने एसोसिएटेड स्टाफ के थ्रू। अब एसोसिएटेड स्टाफ में आ जाती हैं नर्सेज भी आ जाती हैं उसमें, है ना, वो जैसे फार्मासिस्ट भी आ जाते हैं, या फिर R&D स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं जो क्या करते हैं जो जैसे सोशल एस्पेक्ट क्या है बाहर किसी भी एक पर्टिकुलर डिजीज को लेके, है ना, वहाँ पे पेशेंट कितने पेशेंट्स है एक पर्टिकुलर डिजीज के, फिर वो उन फैमिलीज के साथ पूरा डिस्कशन में रहते हैं वो, और जो भी वो डाटा कलेक्ट करके लेके आते हैं वो मेडिकल पर्सन के पास वो डाटा आता है। ठीक है, इकट्ठा होता है वो डाटा, और उस डाटा के बेस पे जो भी उसको इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन मिलते हैं वो आगे कहाँ पहुंचाता है, वो मेन एडमिनिस्ट्रेटर के पास पहुंचाता है कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो मतलब पब्लिक में ऐसा कुछ हो रहा है, पॉपुलेशन इस पर्टिकुलर डिजीज से कैसे अफेक्ट हो रही है, कैसे उसका बचाव कर सकते हैं। मतलब दे जनरली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू मेडिकल एंड सोशल स्टडी ऑफ एप्रोप्रिएट पेशेंट्स एंड देयर होम एनवायरमेंटल डिटेल्स। तो सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं मेन एडमिनिस्ट्रेटर को। ओके, नेक्स्ट इज एनेस्थीसिया सर्विसेज। एनेस्थीसिया सर्विसेज में हमने क्या पढ़ा था कि एनेस्थीसिया कोई भी डॉक्टर जो है वो नहीं दे सकता पेशेंट को, उसके लिए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही होने चाहिए। मेन कंसल्टेंट इज doctor is required. Anesthesia services of a hospital is generally directed by a doctor that is the member of medical staff and who has got special training and is responsible for proper administration of anesthetics. और उसकी क्या क्या responsibilities हैं वो हमने पढ़ा इसमें। ठीक है, वो सारे एनेस्थीसिया के लिए जो जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करवाता है, और मतलब एक जो इवेल्युएशन है एनेस्थेटिक केयर जो भी प्रोवाइड करवा रहा है उसको टाइमली कैसे इवेल्युएट करना है, या कोई रेगुलेशन अगर बनानी है तो वो कैसे डेवलप करनी है, ये सारा काम इस जो ये मेडिकल स्टाफ का जो ये मेंबर होता है जो एनेस्थेटिक सर्विसेज में स्पेशलिस्ट होता है वो प्रोवाइड करवाता है एडमिनिस्ट्रेटर को, मेन एडमिनिस्ट्रेटर को। एडमिनिस्ट्रेटर को किसने सिलेक्ट किया होता है? मेन गवर्निंग बॉडी ने। ठीक है, और मेन गवर्निंग बॉडी जो है वो किसके अंडर वर्क करती है? गवर्नमेंट के अंडर, या फिर कोई भी कोऑपरेशन हो सकती है, प्राइवेट कॉरपोरेशन हो सकती है। उसके बाद है स्पोर्टिव पैरामेडिकल सर्विसेज एंड स्टाफ। ठीक है, जो कि मेडिकल स्टाफ को सपोर्ट करती है उसके वर्क को फैसिलिटेट करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या क्या सर्विसेज इंक्लूड करती हैं? क्लिनिकल एज वेल एज नॉन क्लिनिकल, दोनों तरह की सर्विसेज आ जाती है। फर्स्ट सर्विस जो है वो नर्सिंग सर्विसेज हमने पढ़ा था। नर्सिंग सर्विसेज में हमने क्या कुछ पढ़ा था? यस, हाँ जी, कि कैसे जो नर्सेज हैं attempts the patient to help to initiate themselves and also जो है emphasize करती है self care
by the patient aid to a rapid recovery. नर्स का किस तरह से रोल है इन पेशेंट्स रैपिड रिकवरी, वो डायरेक्ट लिंक में होती है पेशेंट के। जो नर्स होती है तो उसको भी कई सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको फॉलो करके ही हॉस्पिटल में वर्क करना होता है, ताकि वो एश्योर कर सके कि जो भी पेशेंट रिलेटेड कोई भी डिजीज प्रॉब्लम है, पैथोजेनिक कंडीशन है, वो सिर्फ पेशेंट तक ही रहते हुए रिकवर हो जाए, वो आगे कम्युनिकेट ना हो। वो उसका पूरा ध्यान रखती है और वो पेशेंट को भी सिखाती है कि उसने अपनी सेल्फ केयर कैसे करनी है। अगर वो सेल्फ केयर करेगा तो वो जल्दी इम्प्रूव हो जाएगा, उस जो भी बीमारी है उससे वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। ठीक है, कुछ यूएसए ने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं नर्सिस के लिए, उनके वर्क के लिए, वो सारे उसमें बताया हुआ है कि अब जो नर्सेज हैं वो इंटीग्रल पार्ट होता है, नर्सिंग केयर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल हेल्थ केयर and is planned and administered in combination with related medical, educational and welfare services. अब ये नर्सिंग केयर साथ ही साथ क्या कॉम्बिनेशन में क्या क्या प्रोवाइड करवाती हैं, मेडिकल, एजुकेशनल एंड वेलफेयर सर्विसेज। अब जैसे कुछ टीचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स हैं, है ना, वहाँ पे ये पढ़ाती हैं नर्सेज, अदर नर्सेज को ट्रेन करती हैं कि कैसे वर्क करना है, वो सारे इसके काम हैं। उसके बाद आगे डाइटरी सर्विसेज। डाइटरी सर्विसेज these are under the dietary department and these services are also provided by some qualified persons. Qualified staff members are there, like a number of dietitians, technical and clerical staffs are there to control all these services or to perform all these duties. इसमें सारा परचेज करना, प्लान करना, देन प्रेपरेशन करना मेन्यूज की, है ना, फॉर पेशेंट एज वेल एज एम्प्लॉयज, वो सारा इनके ऊपर डिपेंड करता है। डाइटिशियन ये सब देखता है, जो भी डाइटरी हिस्ट्री है पेशेंट की उसको रिकॉर्ड करता है कि कोई पेशेंट फूड एलर्जी तो नहीं है उसको, एंड दोज आर एबल टू एक्सेप्ट लिमिटेड डाइट स्कीम। कुछ होते हैं कि वो लिमिटेड डाइट स्कीम जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, जो भी बनाया होता है ना डाइटरी सर्विसेज, जो डाइटरी डिपार्टमेंट है उन्होंने जो मेन्यू बनाया होता है ना, वो लिमिटेड डाइट स्कीम जो है उसको वो फॉलो नहीं कर सकते कुछ पेशेंट्स, उन सब का रिकॉर्ड बनाते हैं। ये सब रिकॉर्ड क्यों बनाए जाते हैं? ताकि कहीं भी जो फूड मटेरियल है, मील है, उसकी वेस्टेज ना हो। ठीक है, तो मतलब और आगे जो है वो स्टोर जो है उनको मॉनिटर किया जा सके। जो डाइट के जो स्टोर्स हैं, है ना, फूड स्टोर्स हैं, फूड ग्रेन स्टोर्स हैं, उनको वो मेंटेन कर सके। उसके बाद है मेडिकल रिकॉर्ड सर्विसेज। मेडिकल रिकॉर्ड सर्विसेज जैसे कि आपको बताया था कि ये रिकॉर्ड मेंटेन करने बहुत ज़रूरी है। दे मस्ट बी एक्यूरेटली डॉक्यूमेंटेड, readily accessible and should be easily used for retrieving and compiling information. कोई भी इंफॉर्मेशन है वो मतलब हम जल्दी से उसको आसानी से रिट्राइव कर सकें। तो ये रिकॉर्ड जो है इनको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें प्रॉपर आ जाता है टू क्यों ये मेंटेन किए जाते हैं रिकॉर्ड, टू सर्व एज अ बेसिस फॉर प्लानिंग एंड फॉर कंटिन्यूटी ऑफ द पेशेंट केयर। ठीक है, पेशेंट की केयर जो है वो कंटिन्यूड बनी रहे, टू प्रोवाइड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन among the physicians and any professional who can contribute to the patient care। एक कम्युनिकेशन बना रहे फिजिशियन और पेशेंट में, और एनी प्रोफेशनल, कोई भी प्रोफेशनल है और फिजिशियन है, जैसे नर्स है ना, वो वार्ड में पेशेंट का एक मेडिकल रिकॉर्ड बनाती है,
उस मेडिकल रिकॉर्ड से नर्स को भी याद रहता है, क्योंकि उसने भी कई सारे पेशेंट का रिकॉर्ड बनाया होता है, तो नर्स के भी अगर सामने अगर रिकॉर्ड आ जाएगा तो वो आसानी से जो है फिजिशियन को बता सकते हैं, उसके साथ कम्युनिकेट कर सकती है पेशेंट की प्रॉब्लम को, जो कि पेशेंट केयर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सारी डॉक्यूमेंटेशंस जो हैं एक तरह से वो ये एविडेंस होता है, जो भी पूरा कोर्स पेशेंट के ट्रीटमेंट में अप्लाई हुआ है उसका एक प्रूफ होता है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है ये मेडिकल रिकॉर्ड, टू सर्व एज अ बेसिस फॉर रिव्यू, स्टडी एंड जजिंग द केयर रेंडर टू द पेशेंट। ओके, देन टू प्रोवाइड डाटा फॉर यूज इन रिसर्च एंड एजुकेशन। अब रिसर्च वर्क में, एजुकेशन में भी इस डाटा को यूज किया जाता है। कई बार डाटा सिनेरियो सारा बनाया जाता है कि हाँ जी कोई पर्टिकुलर मेडिसिन है, उसके कितने साइड इफेक्ट्स हैं, उसके यूजेस क्या हैं, कितनी डोज में वो इफेक्टिव है ना, कितनी और डोज इसके लिए चाहिए, वो एक डाटा बनाया जाता है। ये रिसर्च वर्कर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इस डाटा को कंपाइल करना यूजिंग मेडिकल रिकॉर्ड्स। तो हमने ये मेडिकल रिकॉर्ड्स के बारे में डिटेल्स पढ़ी। देन उसमें रिकॉर्ड्स में कौन कौन सी शीट्स मेंटेन की जाती हैं, हमने उन शीट्स के बारे में पढ़ा। कौन कौन सी शीट्स होती हैं? हाँ जी, नंबर 1 कौन सी शीट होती है, कौन बताएगा? निखिल। यस मैम। हाँ जी, कौन कौन सी शीट्स होती हैं? फर्स्ट इज डाटा। मैम 4 होती है मैम। डाटा फॉर आइडेंटिफाइड द प्रॉपर एंड एडमिशन चार्ट। एडमिशन चार्ट और शीट। जब पेशेंट एडमिशन होती है हॉस्पिटल में, एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन द वार्ड, दिस डाटा शीट इज मेंटेन। ठीक है, जब वो एंटर करता है उसमें क्या हो सकता है, पेशेंट की जो भी आइडेंटिटी है, उसका नाम है ना। हेलो, ये कहाँ से आ रही है डिस्टरबेंस? प्लीज म्यूट करें बच्चों, म्यूट करो। इसमें पेशेंट का नेम, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, मैम सब कुछ एज भी रहेगा इसी में। इस शीट में सब कुछ गिवन होता है। देन उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री शीट होती है। सेकंड इज द क्लिनिकल हिस्ट्री शीट। उसमें सारा उसकी क्या क्या हिस्ट्री है, आगे डिजीज, उसने क्या क्या मेडिसिन यूज की हैं, पहले कहाँ कहाँ चेकअप करवाया है, उन हॉस्पिटल्स की डिटेल्स, उनके ट्रीटमेंट्स जो जो उन्होंने डाले, मेडिसिन की डिटेल, वो सब उसमें होती हैं। देन फिजिकल एग्जामिनेशन शीट। अब बच्चे म्यूट कर लो, डिस्टरबेंस आ रही है। जिसने भी अनम्यूट किया हुआ है म्यूट कर लो। देन द फिजिकल एग्जामिनेशन शीट होती है, उसमें पूरा उसके फिजिकल टेस्ट किए जाते हैं, जो जो एग्जाम फिजिकल जो भी डिफॉर्मिटीज हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है इस शीट में। नेक्स्ट इज लेबोरेटरी शीट्स। उसमें लेबोरेटरी में जो जो टेस्ट करवाए होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के, देन माइक्रोबायोलॉजी के, हिमेटोलॉजी, सीरोलॉजी, पैथोलॉजी, उन सारे टेस्ट की डिटेल्स होती हैं। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने जो जो शीट्स बना के दी होती हैं वो उनके साथ अटैच्ड होती हैं। डायग्नोसिस शीट्स मतलब डायग्नोसिस जो भी बनाया होता है वो इन लेबोरेटरी शीट्स में जो है डिटेल्स फिल की जाती हैं। देन फॉलो अप एंड मेडिकल ट्रीटमेंट शीट होती है, जो फॉलो अप के लिए पेशेंट्स आते हैं आफ्टर जो है, या तो विद इन ड्यूरिंग द एडमिशन, मतलब देयर रिटेन टाइम इन द हॉस्पिटल एंड आफ्टर डिस्चार्ज टाइम ऑफ द फ्रॉम द हॉस्पिटल, जो भी फॉलो अप्स होते हैं उस शीट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। देन डिस्चार्ज समरी शीट ये मेंटेन की जाती है। उसमें पेशेंट हॉस्पिटल से आफ्टर ट्रीटमेंट, आफ्टर प्रॉपर केयर, आफ्टर रिकवरी, है ना,
डिस्चार्ज लेता है वो सारी शीट उसमें मेंटेन की जाती है। उसके बाद है सेंट्रल स्टीराइल सर्विस डिपार्टमेंट। सेंट्रल स्टीराइल सर्विस डिपार्टमेंट क्या करते हैं, ये जिसको इंश्योर करवाते हैं, स्टरलिटी को इंश्योर करवाते हैं, जो इक्विपमेंट यूज में आने हैं सर्जरी पर्पस के लिए। मेनली किसकी सुपरविजन के अंडर होते हैं, क्वालिफाइड फार्मासिस्ट की सुपरविजन के अंडर। जैसे ऑपरेशन थिएटर में यूज होने वाली नीडल्स, सिरिंजेस, स्टेराइल लिनेन, किट्स, इन सब की स्टरलाइजेशन इंश्योर करवाते हैं ये क्वालिफाइड फार्मासिस्ट। तो ये सब सेंट्रल स्टीराइल सर्विस डिपार्टमेंट का काम होता है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, यू नो वेरी वेल, इनका काम है डिस्पेंसिंग का, है ना, मेडिसिन की डिस्पेंसिंग का, स्टोर कीपिंग का, और स्टोर में जो स्टॉक है उसको मेंटेन करके रखना है। हॉस्पिटल फाइनेंसेस हैं, उनको मेंटेन करना है, मैनेज करना है हॉस्पिटल फाइनेंसेस को, ये इनका रोल है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का। हॉस्पिटल फाइनेंसेस में हमने क्या कुछ पढ़ा, हाँ जी, हॉस्पिटल फाइनेंसेस हमने पढ़ा था, इसमें क्या कुछ किया मैम इसके बारे में पढ़ा है। हाँ जी, अभिषेक बताओ हॉस्पिटल फाइनेंसेस के बारे में। हाँ जी, सुरेंद्र, किंशुक, यस मैम। हाँ जी आप बताओ। सबका म्यूट है। हाँ जी मैम। किंशुक, हाँ जी मैम। हाँ बताओ हॉस्पिटल फाइनेंस। मैम इसमें स्टाफ मेंबर होते हैं। हॉस्पिटल फाइनेंसेस जो हैं उनको मैनेज कौन करता है, फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल यस फार्मासिस्ट, मैम। है ना। जहाँ पे जिन हॉस्पिटल्स में ये प्रॉपरली मैनेज नहीं होते हैं, इसका कारण क्या हो सकता है कि वहाँ का जो फार्मासिस्ट है वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है इन फाइनेंसेस को मैनेज करने में, क्योंकि वो सोचता है कि ये मेरी ड्यूटी नहीं है। बट उसको ये पता होना चाहिए कि इन फाइनेंसेस को मेंटेन करना ये उनकी ड्यूटी है। उसके बाद बच्चों म्यूट करो, जिसका भी अनम्यूट है, डिस्टरबेंस हो रही है ना। उसके बाद है हमने पढ़ा था, अब इनकम सोर्सेज क्या क्या हैं जो फाइनेंस ये मैनेज करता है फार्मासिस्ट, वो इनकम सोर्सेज क्या है। तो उसमें हमने प्राइमरी सोर्स पढ़े थे। प्राइमरी सोर्स होते हैं हॉस्पिटल बिल्स होते हैं, पेशेंट से जो लेते हैं, है ना, रिसीव्ड फ्रॉम द पेशेंट अगेंस्ट द हॉस्पिटल बिल्स फॉर व्हाट, फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय द हॉस्पिटल टू द पेशेंट। ठीक है, जो भी हॉस्पिटल जो है पेशेंट केयर में जो जो सर्विसेज उन्होंने रेंडर की होती हैं उनके लिए वो बिल चार्ज करता है, और उन बिल को कौन पे करता है, गवर्नमेंट पे करती है, अगर तो वो गवर्नमेंट के अंडर है हॉस्पिटल्स। तो दूसरा सोर्स क्या है, हमने क्या पढ़ा था कि ये बिल कौन पे करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ, गवर्नमेंट कोई स्कीम हो सकती है उसके अंडर, थर्ड पार्टी कवरेज हो सकती है, बाय एम्प्लॉयज हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम के अंडर ये बिल जो है वो पे किए जाते हैं। दिस इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ इनकम इन द हॉस्पिटल दैट a pharmacist has to manage. थर्ड इज जैसे जो another source of income especially in teaching hospitals, टीचिंग हॉस्पिटल में जो रिसर्च वर्क चल रहा होता है उसमें जो ट्रेनी आए होते हैं उनकी जो फी होती है ना, उनसे जो फी चार्ज की जाती है वो भी इनकम का सोर्स है। फोर्थ इज इनकम डिराइव्ड फ्रॉम इन्वेस्टेड एंडोमेंट फंड्स, जो एंडोमेंट फंड्स होते हैं फ्रॉम येट अनदर सोर्स ऑफ इनकम, वो भी इनकम का सोर्स है। देन
इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द अदर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कोई और इन्वेस्टमेंट्स हैं उनसे जो डिराइव होती हैं. देन इनकम डिराइव्ड फ्रॉम गिफ्ट्स एंड कंट्रीब्यूशंस,